Hi, my name is Harsh. I'm an actor and this is an actor's review of the film अमर सिंह चमकीला। काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा पिछले कुछ हफ्तों में कि मैंने कुछ फिल्में रिव्यू नहीं की, बट कोई ऐसी ढंग की फिल्म इतनी आई नहीं थी। आई डिडंट गेट टू सी देम, आई वाज अ बिट बिजी। बट ये इम्तियाज़ अली की फिल्म है तो इसका रिव्यू करना तो बनता ही है। पर उससे पहले इफ़ यू लाइक द रिव्यू प्रेस लाइक। अगर आपको और रिव्यूज़ देखने हैं सब्सक्राइब। आई लव टॉकिंग अबाउट मूवीज़ और बुक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव शेयरिंग। और अगर मेरे ऐसे शेयर करने से किसी और को कोई फिल्म पसंद आ जाए, आई लव इट। सो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मुझे बहुत मौका मिलेगा टू डू दिस मोर, प्लीज़। एंड अगर आप मेरे रिव्यू के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ डिबेट, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, लेट्स चैट अबाउट इट, ओके? सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बट फर्स्ट हियर इज़ द रिव्यू ऑफ अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला ये एक पंजाबी फोक सिंगर की कहानी है जो कि 1981 से लेकर 1988 में बहुत पॉपुलर थे। कहा जाता है कि इतने पॉपुलर थे कि हिंदुस्तान में लाइक ऑल ओवर द कंट्री किसी और आर्टिस्ट की एल्बम्स इतनी नहीं बिकती थी जितनी इनकी बिकती थी। फ्रॉम 1981 टू 1988 बहुत लो स्ट्रेटा से थे। इनके लिरिक्स थोड़े वल्गर हुआ करते थे, क्रूड हुआ करते थे, अश्लील हुआ करते थे, सेक्सुअल हुआ करते थे, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आते थे। सो फ्रॉम 1981 टू 1988 ही वॉज इनक्रेडिबली पॉपुलर। इतने शोज लेते थे कि एक समय पर कोई और सिंगर को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो बाकी सिंगर्स जेलस हो गए। इसके साथ साथ टेररिज्म का माहौल था, एक रिलीजियस फैक्शन उभर रहा था जो कि इस किस्म के लिरिक्स के खिलाफ था, जिन्होंने इनको डेथ थ्रेट्स भी दिए। पर ये परफॉर्म करते रहे। ऑल्दो इनकी आखिरी जो एल्बम्स थी कुछ वो रिलीजियस एल्बम्स थी, धार्मिक एल्बम्स थी, उन्होंने उस तरह के अश्लील गाने नहीं बनाए, पर वो परफॉर्म फिर भी करते थे। फिर अनफॉर्चुनेटली 1988 में 8 मार्च को अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ अमरजोत को असैसिन्स ने एक शादी पर मार डाला। आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है और किसी को नहीं पता है कि इस मौत के पीछे किसका हाथ था। तो रिव्यू देने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक कि जो पंजाबी फोक सिंगिंग का कल्चर उन्होंने दिखाया है ना इस फिल्म में, ये बिल्कुल अलग वर्ल्ड है। आप इसके बारे में जानते नहीं है, पर जो इसकी ऑडियंस इतनी ह्यूज है हमें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं लुधियाना से हूँ, ठीक है? लुधियाना में एक जगह होती थी बदौड़ हाउस, और लक्कड़ वाले पुल के पास, डोंट लाफ, ऐसी जगह होती थी। तो 3 मंजिला एक बिल्डिंग होती थी जहाँ पर छोटी छोटी कोई 40-50 दुकानें होंगी। वो 40-50 दुकानों में सिर्फ पंजाबी फोक सिंगर्स के कैसेट्स और एल्बम्स बिकते थे। हिंदी फिल्मों के भी नहीं होते थे। और इस किस्म का म्यूज़िक होता था कि आम इंसान ने सुना ही भी नहीं होगा। वो एक अलग सी दुनिया है। सिंपल सा बड़ा अर्दी सा उनका साउंड होता था और बहुत बिकते थे वो कैसेट्स। गांव-गांव से लोग आते थे उस बिल्डिंग में वो कैसेट्स को और एल्बम्स को लेने। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि जो टेररिज्म का डर और जो रिलीजियस फैक्शन का दबाव उन्होंने इस फिल्म में दिखाया ये नहीं है, ये था। मुझे याद है 1989 में हमारे घर एक चिट्ठी आई थी। घर में एड्रेस में किसी ने डाल दी थी जिस पे लिखा था कि आपके घर के बाहर आपका जो नेम प्लेट है वो इंग्लिश में, ये पंजाबी में होना चाहिए। आपकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट हैं वो सारे पंजाबी में होने चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान के ऊपर बाहर दुकान का नाम लिखा है वो इंग्लिश हिंदी में नहीं होगा, सिर्फ पंजाबी में होगा। ये लेटर आया था। फिर ये उन्होंने बोला था कि सारे ब्यूटी पार्लर हम बंद कर देंगे, ठीक है? बिकॉज ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, ये पंजाबियों का कल्चर नहीं है, हम इसको बंद कर देंगे। हमारे यहाँ पर एक दुकान होती थी लायल बुक डेपो, बुक स्टोर होता था। लुधियाने में 3 बुक स्टोर होते थे, तो एक बुक स्टोर होता था जहाँ से मैं किताबें खरीदता था। वहाँ पर भी चिट्ठी आई थी, तो उन्होंने जो सारी अंग्रेज़ी की किताबें थी और हिंदी की किताबें थी ना, वो पीछे जाके स्टोर में रख दी थी, बिकॉज थ्रेट्स थे और वो मार देते थे लोगों को। तो इस तरह का माहौल था। नाउ लेट्स कम टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। दिलजीत दोसंज प्ले करते हैं अमर सिंह चमकीला। वो कहते हैं कि मैं एक्टर नहीं हूँ, सिंगर हूँ जो एक्ट करता हूँ। झूठ बोलते हैं। ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर। इस फिल्म में उन्होंने उनके कैरेक्टर के थ्रू क्या क्या अलग अलग शेड्स दिखाए हैं। एक अनसोफिस्टिकेशन है क्योंकि दिखाया है कि बहुत लोअर स्ट्रेटा से आए हैं, मतलब एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम हैं जिनको फेमस होना है। तो वो सारा कुछ इनको दिखाने का मौका मिला है। रोमांस भी दिखाने का मौका मिला है, लेकिन फिर एम्बिशन भी दिखाने का मौका मिला है। भूख, एक ग्रीड है, पैशन है, वो दिखाने का मौका मिला है। फिर टेररिस्ट का जब थ्रेट आता है तो एकदम डर जाते हैं कि मेरे को मार डालेंगे, वो दिखाने का मौका मिला है। सो ही इज़ डन ऑल ऑफ दिस ब्रिलियंटली। एक चीज़ मैं कहूँगा
जो कि उनकी गलती नहीं है, बट उनको करने का मौका नहीं मिला। अगर आपने कभी ऐसे अखाड़े वाले शोज़ देखे हो, मैंने ज़्यादा नहीं देखे पर मैंने पंजाब में देखे थे, अगर आपने कभी अखाड़े जैसे शोज़ देखे हो ना, तो ये सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म नहीं करते थे ये सिंगर्स, इनका पूरा एक वैरायटी शो होता था। मतलब कमेडियंस आते थे जिनको मरासी कहते थे, इट वाज लाइक अ स्टैंड अप शो विद म्यूजिक एंड फुल परफॉर्मेंसेस। तो बड़ा लाउड रैम्बक्शियस जैसा एक माहौल होता था जो उनको इस फिल्म में दिखाने का मौका नहीं मिला। नॉट हिज फॉल्ट। परिणीति चोपड़ा, मतलब मैं क्या कहूँ, प्लीज नोट कि परिणीति चोपड़ा मैनचेस्टर से ट्रिपल ऑनर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ के आई और फिर एक्ट्रेस बनी है। और इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी अनसोफिस्टिकेटेड छोटे शहर की लड़की की परफॉर्मेंस दिखाई है, यू बी शॉक्ड। वो गाना भी गाती हैं, तो इनके जितने भी लाइव परफॉर्मेंसेस इन्होंने दिखाए ना, स्टेज पे खड़े होकर गा रहे हैं, वो सारे लाइव हैं, रिकॉर्डेड नहीं है स्टूडियो में, सारे लाइव हैं। प्लीज नोट, परिणीति चोपड़ा एक एक्टर है, सिंगर नहीं है, ठीक है, वो सीख रही हैं, बट शी इज नॉट अ सिंगर, शी इज परफॉर्मिंग। दूसरी बात, 200 रुपए की शर्त लगा लो, जिंदगी में परिणीति चोपड़ा ने इस तरह के गाने पहले कभी नहीं सुने होंगे जब तक उनको ये रोल नहीं मिला। फिर इस रोल में अपने आप को ढाना, उस तरह के गाने इस तरह गाना, हैट्स ऑफ परिणीति चोपड़ा, वेल डन। म्यूजिक इज बाय A.R. रहमान इन दिस फिल्म। पिछले कुछ सालों में मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे कि A.R. रहमान साहब को फर्क नहीं पड़ता कि गाने हिट होना हो, उनके हिसाब से गाने अच्छे होने चाहिए, चले ना चले, ही डजंट रियली केयर। लेकिन इस बार इस फिल्म में मुझे लग रहा है कि जैसे फिर से कुछ वो आया है कि भी मेरे गाने हिट होने चाहिए। इश्क मिटाए, विदा करो, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। विदा करो सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह, ब्यूटीफुली, जो एंड में आता है। फिर एक गाना है नरम कालजा, जिसके बारे में अलग से बात करूंगा। सो अभी भी मैं कहूँगा कि जो बॉम्बे, रोजा, दिल से का इरा था, उतने अच्छे गाने नहीं है, बट स्टिल इट्स नाइस टू हैव A.R. रहमान बैक। ही इज डन अ वेरी गुड जॉब इन दिस फिल्म। नाउ लेट्स कम टू द राइटिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। राइटिंग अगर देखा जाए तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, लीनियर सी है। 5 लाइनों में मैं कहानी बता सकता हूँ आपको। अमर सिंह चमकीला छोटे से गांव से थे, सिंगर बनना चाहते थे, वो सिंगर बने, उनके लिरिक्स बड़े अश्लील थे, बहुत पॉपुलर हो गए, बाकी सिंगर्स उनसे जेलस हो गए, रिलीजियस फैक्शंस उनसे नाराज हो गए और उनको मार दिया। सो बेसिकली देखा जाए कि इन 5 लाइनों में स्टोरी खत्म हो गई। अब इस सिंपल सी स्टोरी को इंटरेस्टिंगली कैसे प्रेजेंट किया जाए, ये राइटर और डायरेक्टर का टच होता है जो उन्होंने किया। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म ओपन्स विथ द डेथ ऑफ अमर सिंह चमकीला एंड अमरजोत। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, फट से जैसे तमाचा लगा आपके मुंह पे। फिर उनके जो क्रू वाले, वो उनकी बॉडी को उनके घर लेकर जाते हैं और रात को कोई उनके घर उनकी बॉडी को देखने नहीं आता है। टेररिज्म का माहौल, सिर्फ पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले जो सोचते हैं कि ये तो भाई अश्लील गाने गाने वाला सिंगर था। और वहाँ पर जब बाकी दोस्त उस पुलिस वाले को कहानी बतानी शुरू करते हैं, फिर फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और लीनियर स्टोरी सुनाई जाती है। इम्तियाज़ अली साहब इज एट द पीक ऑफ हिज पावर्स एज अ डायरेक्टर इन दिस फिल्म। इतने आइडियाज़ हर एक फ्रेम में क्रैम्ड हैं, आपको एहसास नहीं होता, क्योंकि इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना बड़ा मुश्किल है, जो कि उन्होंने हर पैतरा अपना दिया है टू मेक दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग। एज अ डायरेक्टर ही हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। स्प्लिट स्क्रीन्स, कैमरा एंगल्स, ensemble परफॉर्मेंसेस, हर एक चीज़ को उन्होंने यूज़ किया है इन दिस फिल्म टू मेक अ पॉइंट। गानों के थ्रू लोगों का परसेप्शन ऑफ अमर सिंह चमकीला बिफोर अमर सिंह चमकीला इज इंट्रोड्यूस्ड राइट इन द कास्टिंग, इतनी इंजीनियस तरीके से आपको पंजाब का माहौल भी मिल जाता है, आपको लोगों का नज़रिया भी दिख जाता है, आपको दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ भी दिख जाते हैं कि इस फिल्म का क्रक्स क्या है। पहले ही सीन में आपको समझ में आ जाता है ये फिल्म किस तरफ जा रही है, व्हाट इज़ इट अबाउट द थॉट ऑफ द फिल्म। फिर जो उन्होंने पंजाब दिखाया है, जो लोकेशन दिखाई है, जहाँ जहाँ पर उन्होंने शूट किया है, इट इज़ फैंटास्टिक, इट इज़ सो ऑथेंटिक। ऐसा लगता है जैसे मैं वापस लुधियाना डुगरी पहुँच गया हूँ जहाँ पर मेरा बचपन बीता। इट्स ब्यूटिफुली डन। एक बड़ा मास्टरफुल सीक्वेंस है जो कि सिर्फ एक एस डायरेक्टर और राइटर सोच सकता है। परिणीति चोपड़ा को उसकी कुछ रिश्तेदार बोलें कि तुम इस तरह के अश्लील गाने गाना बंद कर दो। बुजुर्ग औरत बोलना शुरू करती है, क्यों भाई, हम भी तो शादियों पे इस तरह के गानों पे नाचते हैं ना, मजाक करते ही हैं ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो गाना शुरू होता है नरम कालजा। उस पूरे गाने में परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ नहीं है, सिर्फ औरतें हैं, और हर किस्म की औरतें, ऑफ ऑल एजेस, शेप्स, साइजेस, सोशल स्ट्राटा उस गाने में उन्होंने दिखाई हैं। उस गाने में शादी वाली सीन भी दिखाई हैं, उस गाने में बुजुर्ग औरतों को गिद्दा करते हुए भी दिखाया है, विच इज़ सो ऑथेंटिक। मुझे सच्ची मेरी बीबी जी याद आ गई, तो गिद्दा करते हुए उन्होंने दिखाया है।
उस गाने में कॉलेज लड़कियों को दिखाया है, अपनी फ्रेंड्स के साथ कमरे में बैठी हुई लड़कियां इस तरह के गाने एंजॉय करते हुए दिखाया है, हॉकी प्लेयर्स लड़कियां, खेत में काम करती हुई लड़कियां, कॉलेज में स्ट्रीट प्लेस करती हुई लड़कियां, नर्सेज, मिडिल एज हाउसवाइफ, सब इस गाने पे डांस कर रही हैं, हंस रही हैं और सेंशुअल सी शक्लें बना रही हैं। इट इज मतलब क्या सोच है डायरेक्टर की। अगर इस गाने में लड़कों को डाल देते तो गाना अश्लील बन जाता। बिकॉज लड़कियों को डाला है, इट्स ऑलमोस्ट फनी, इट इज सेंशुअल, इट्स ऑल्सो फनी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट फ्रीडम ऑफ चॉइस कि लड़कियां कह रही हम भी किस तरह के गाने पसंद करती हैं, हमारा भी, वी ऑल्सो हैव अ से। इट्स ब्यूटिफुली डन एंड हैट्स ऑफ टू मुकेश छाबरा, कास्टिंग डायरेक्टर, एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर एंसेम्बल कास्ट। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है हर एक का। इन औरतों को चुनना, इतनी सारी औरतों को चुनना इस गाने के लिए और उनसे ये परफॉर्मेंस निकलवाना, हैट्स ऑफ टू द कास्टिंग डायरेक्टर, हैट्स ऑफ टू इम्तियाज़ अली साहब, ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू AR रहमान जिन्होंने ये गाना लिखा है। लव्ड इट, नरम कालजा, प्लीज वॉच इट। अमर सिंह चमकीला के कैरेक्टर की पास दिखाने के लिए उन्होंने एक बच्चे के शॉट्स दिखाए हैं जो कि गाँव में दिखाए हैं। उसकी एनवायरनमेंट कैसी है जिससे वो इंस्पायर हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है। आसपास अश्लील जोक मार रहे हैं तो सारे लोग हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, तो उसको लगता है छोटा बच्चा है, देख रहा है, उसको असर पड़ रहा है कि दे लाइक दीज जोक्स। एडर बच्चों को देखता है जो कि ऊपर छत पर खड़े होकर लड़की को नहाते हुए देख रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स अपेरेंटली अमर सिंह चमकीला के गानों में थे। और ये जो सारे शॉट्स हैं ये ब्लैक एंड वाइट हैं, सॉफ्ट फोकस में और नीचे के एंगल से हैं। तो जब भी किसी बड़े को दिखाते तो बच्चे के एंगल से दिखाते हैं। सो यू आर इन टू द वर्ल्ड ऑफ दैट बच्चा। व्हाट अ मास्टरफुल टच। एक चीज है कि इसमें उन्होंने इतने ग्राफिक्स, इतने एनिमेशन, स्प्लिट स्क्रीन्स यूज करें। मैं जानता नहीं, आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लाइक इट, पर कभी मौका मिला मैं इम्तियाज़ अली साहब के साथ बैठूंगा और पूछूंगा क्यों भाई वो कॉमिक बुक वाले जो आपने फिल्टर्स यूज करें वो क्यों यूज करें। गलत नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सूझी क्यों उन्होंने यूज किया। उन्होंने या उनकी एडिटर आरती बजाज का आइडिया था, बिकॉज एडिटिंग इज सो शार्प। इतनी मुश्किल एडिटिंग हुई होगी ना इस फिल्म की, खास करके गानों में, दे आर इनक्रेडिबली टफ एडिटेड। तो ये क्या सोच के उन्होंने ये सब डाला होगा, कभी इम्तियाज़ अली साहब के साथ मैं बैठ के बात करूंगा। मूविंग ऑन नाउ, द 4 थिंग्स इन द फिल्म दैट आई डिड नॉट लाइक। पहली बात, ये जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने पेश करने की कोशिश की, जो इस फिल्म में बार बार जस्टिफाई करते हैं कि अगर लोगों को इस तरह के गाने पसंद है तो फिर चमकीला को क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई डोंट अग्री टू इट, बिकॉज भाई ये हम सब जानते हैं, अगर आप नहीं जानते, कि सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी जो है पॉर्नहब वो हिंदुस्तान में कंज्यूम हो रहा है। तो डज दैट मीन हम पॉर्न फिल्में बनाना शुरू कर दें? नहीं ना। इम्तियाज़ अली हिमसेल्फ इज मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म आफ्टर 4 years इन सच अ टफ सब्जेक्ट। यू वांट टू डू बेटर, यू वांट टू क्रिएट बेटर आर्ट ना। अमर सिंह चमकीला के म्यूजिक को पलेटेबल बनाने की उन्होंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए कि उनके लिरिक्स क्या थे। इट इज़ सो टफ। जब भी वो अखाड़े पे खड़े होकर गा रहे होते हैं तो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ग्राफिक्स में कलरफुल तरीके से उनके पंजाबी लिरिक्स को हिंदी में डाला है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैं थोड़ी बहुत ठेठ पंजाबी हैं, पर फिर भी मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है। इवेंचुअली आई गिव अप, बट इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं क्या देखूँ, मैं किस तरफ देखूँ। शुड आई वॉच द स्क्रीन फॉर द लिरिक्स, कि मैं नीचे देखूँ फॉर द ट्रांसलेशन, कि मैं गाना सुनूँ या इनकी परफॉर्मेंसेस देखूँ। और वो 15 गाने हैं इस फिल्म में। इम्तियाज़ अली इज द बेस्ट डायरेक्टर व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेइंग इमोशंस, रोमांटिक इमोशंस। याद करें जब वी मेट का लास्ट सीन, जब वो भागी दौड़ी जाती है टूवर्ड्स शाहिद कपूर एंड शी सेज, ऐसा लगता था जैसे ट्रेन छूटी जा रही है। याद कीजिए लव आजकल का वो सीन जब सैफ अली खान को मार पड़ती है अमेरिका में, एंड देन ही सेज इज इट यू। याद कीजिए रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का वो सीन इन अ पब जब वो उसको मनाने की कोशिश करती है, दैट फुल सॉन्ग। ऐसा इमोशनल कोर इस फिल्म में मुझे नहीं मिला। आई डिड नॉट फील फॉर चमकीला और अमरजोत। हैविंग सेड दैट, इट इज इम्तियाज़ अली एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। टेक्निकली ये फिल्म उनकी सबसे मुश्किल फिल्म होगी और सबसे बेहतरीन फिल्म होगी टेक्निकली, बट एक इमोशनल कोर मेरे लिए मिसिंग था। सो आई विल गिव इट ए 6, बट डेफिनेटली अगर आप इम्तियाज़ अली के फैन हैं, यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। अमर सिंह चमकीला इज नाउ ऑन नेटफ्लिक्स। एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, प्लीज़ प्रेस लाइक, सब्सक्राइब कीजिए
आई लव फिल्म्स और मुझे फिल्म्स का रिव्यू देना बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू फॉर द अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन आई हैव गॉट इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. मैं और भी फिल्में, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि एक इम्तियाज़ अली की फेस्टिवल करूँ. लेट्स गो थ्रू ऑल हिज फिल्म्स एंड लेट्स रिवाइव सम ऑफ देम. जब वी मेट विल बी नेक्स्ट. बट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.